बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है सर? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। चलें ठीक है सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, इसमें सबसे पहले हमने ये देखा है कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर क्या है। देयर आफ्टर हमने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस की कि इलेक्शन जो है डायरेक्टर का 159 के तहत कैसे करवाया जाता है। इसके बाद कल की डिस्कशन में हमने ये देखा था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगा आफ्टर इलेक्शन, वो कितनी देर तक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम करेंगे, और उसके ऊपर डिफरेंट जो सेक्शंस थे उनको हमने डील किया था। तो इसके बाद हमने ये देखा था कि प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। यहाँ पे इप्सो फैक्टो का वर्ड हमने पढ़ा था। देखें, इप्सो फैक्टो का वर्ड जो है इसका मतलब ये बनता है कि जैसे ही ये फैक्ट अकर होगा उसी वक्त, ठीक है। तो इसके लिए अलहदा से फिर आपको नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जहाँ इप्सो फैक्टो का मतलब आ जाए, वर्ड आ जाए, लीगल टर्म है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कि बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि ये जो फैक्ट है ये खूब सेल्फ स्पीकिंग फैक्ट है कि इसकी बुनियाद पर ये काम हो जाएगा। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव डायरेक्टर था, इसमें जब एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्ट किसी और को असाइन करके गया था, जैसे ही वो पाकिस्तान आएगा तो इटसेल्फ ही ये सेल्फ स्पीकिंग फैक्ट है कि जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर उसकी जगह अपॉइंट हुआ था वो इटसेल्फ अपनी पोजीशन से वेकेट हो जाएगा। देयर आफ्टर हमने ये देखा था कि डायरेक्टर जो है वो अपना ऑफिस जो है कैसे विकेट करेंगे अगर ये नीचे वाली कंडीशंस जो है फुलफिल हो गई। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है तो छोटा सा सेक्शन, लेकिन इसको काफ़ी मैंने डिटेल में समझाया आपको कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में क्या है। अगर सिंपली अब बताऊं तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगर एक अनअपोज डायरेक्टर है जिसका इलेक्शन नहीं हुआ था, तो वैसे ही वैकेंसी आई, अप्लाई हुए और जितने डायरेक्टर रिक्वायर्ड थे उतने नंबर पूरे करके उनको रख लिया गया। यहाँ कोई अपॉइंटेड डायरेक्टर है, कोई भी अपॉइंटेड डायरेक्टर है, उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग जो है वो सबमिट की जाएगी। ये रेजोल्यूशन नहीं पास होगी अगर जिसके खिलाफ रेजोल्यूशन आई है वो सस्टेन कर ले एवरेज वोटिंग। तो इन केस ऑफ अगर इलेक्शन हुआ है तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ये रेजोल्यूशन नहीं पास होगी कि जब पिछला जो इलेक्शन हुआ मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए थे, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ले लेंगे तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। और काफ़ी डिटेल में मैंने ये आपको समझा दिया था। आज का बच्चा जो हमारा टॉपिक है वो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, उनका रिकॉर्ड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अगर किसी डायरेक्टर को लोन चाहिए तो तरीकाकार, और जो डायरेक्टर्स जो है कंपनी के साथ जो डीलिंग कर रहे होते हैं इनके टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स जो कंपनी के साथ होती हैं उनके लिए कोई रजिस्टर वगैरह होता है। तो प्रोसीडिंग फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, मीटिंग में मैंने डिटेल में पॉइंट वाइज आपको समझाया कि कैसे एक मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली हेल्ड एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ये तीनों वर्ड मैंने आपको सिखाए थे जो मीटिंग का हमारा टॉपिक था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के ऊपर भी यही वर्ड्स अप्लाई होंगे कि इनकी डायरेक्टर की मीटिंग भी प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, नोटिस बनना चाहिए। सेक्रेटरी जो है वो नोटिस बनाएगा। अगर आपने मीटिंग में नोटिस बनाना सीखा है ना, मीटिंग वाले चैप्टर में नोटिस बनाना सीखा है,
तो मैं आपको ग्रुप में नोटिस भेजूंगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है। आप देखेंगे बिल्कुल उससे मिलता जुलता नोटिस है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी कुछ डिसीजंस होते हैं और उनको जो है आप सेक्रेटरी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉल कर रहा होता है कि आपकी एक मीटिंग जो है, जो आपने मुझे गाइड किया था कि एक होनी है, और इस मीटिंग में ये एजेंडा आइटम डिस्कस होनी है। तो वो नोटिस जब मैं आपको शेयर करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पक्का यकीन है आप एक नज़र ही उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोटिस कैसे बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का। तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। देयर आफ्टर नोटिस के बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड। तो मीटिंग जो है वो उसी तरह कंस्टिट्यूटेड होनी चाहिए, मिनिमम नंबर उतने ही प्रेजेंट होने चाहिए। डायरेक्टर का कोरम पूरा है या नहीं है उसके बारे में गाइडलाइन है सेक्शन नंबर 176 में। तो प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, ये सारा सेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी। ठीक है, कंपनीज एक्ट में कहीं भी कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो डायरेक्टर से रिलेटेड है और वो ये बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को सेक्रेटरी कैसे नोटिस लिखेगा। हाँ, डिटेल जो गाइडलाइन थी वो मीटिंग की कि नोटिस कैसे और कब पहुंचाना चाहिए वो मीटिंग में बता दिया था। तो वो सेक्शंस इटसेल्फ स्पीकिंग है कि जब भी कोई किसी क्लास मीटिंग को बुलाया जाएगा तो कौन सा प्रोसीजर इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके बाद बोर्ड जो है इसका कोरम पूरा किया जाएगा। कोरम कोरम मैंने बताया था जो एनुअल जनरल मीटिंग जब मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ पे बताया था कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, कि मीटिंग में कम से कम उतने लोग होने चाहिए जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो कोरम क्या है, कोरम हमने वहाँ भी पढ़ा था यहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो कोरम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट। कम से कम कितने डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए हर एक मीटिंग पे। तो कोरम की गाइडलाइन प्रोवाइड की पहले लिस्टेड कंपनी के हवाले से कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है ना उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग है तो उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर आने चाहिए, फिर वो मीटिंग की जो डिस्कशन है कंटिन्यू की जाएगी। द quorum फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी shall नॉट बी लेस देन। लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ ने लिमिट फिक्स कर दी है कि इनसे कम जो है कोरम जो है वो नहीं होगा मीटिंग का। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 4। फर्स्ट वन उन्होंने कहा कि कोरम जो है, जी सॉरी कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट वन उन्होंने कहा जी कोरम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिस्टेड कंपनी का शैल नॉट बी लेस देन, वो इनसे कम नहीं होगा 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज अगर एक लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी है उसके 60 डायरेक्टर हैं, लेट्स सपोज उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 60 हैं। तो जो कंपनी है, कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करेगी तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी प्रेजेंट पूरे करने होंगे। तो लॉ ने रिक्वायर किया आप सबसे पहले देखें कि कम से कम आपके पास इतने डायरेक्टर आ गए हैं, 1/3 20 डायरेक्टर बनते हैं इन दैट केस। अगर एक लिस्टेड कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादा डायरेक्टर हैं तो वहाँ पे रिक्वायर किया गया कि आप अपने 1/3 नंबर पूरा करें, और 4 या 4 जो है 4 का डिजिट है, या 4 डायरेक्टर पूरे करें विच एवर इज़ ग्रेटर। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो आपने पूरी करनी है। यानी लिस्टेड कंपनी के लिए शर्त है कि उसने अगर उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा हैं, हमें पता था कि लिस्टेड कंपनी के लिए यार मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, 7 चाहिए। अगर एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके सिर्फ 7 डायरेक्टर्स हैं तो उसको रिक्वायरमेंट होगी कि जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी तो कम से कम 4 डायरेक्टर तो आने ही चाहिए। इन दैट केस के अगर आपके डायरेक्टर ज़्यादा हैं तो 1/3 का नंबर देखें। फिर लॉ ने कह दिया विच एवर इज़ ग्रेटर, जो भी ग्रेटर होगा
वो कंपनी का कोरम हो, वो बोर्ड ऑफ मीटिंग का कोरम होगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल आल्सो काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। जो डायरेक्टर्स हैं, जिस तरह मीटिंग में हमने पढ़ा था कि मीटिंग के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं, मीटिंग्स के लिए जो शेयर होल्डर हैं, उनके लिए भी चाहिए कि या तो वो खुद आ जाएं या वीडियो लिंक के थ्रू आ जाएं, या वो किसी भी तरह जो है मीटिंग को अटेंड कर लें। तो सेम रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी कि डायरेक्टर अगर खुद नहीं आना चाह रहा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ जाए। हाँ, यहाँ पे याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई डायरेक्टर किसी दूसरे जो है अपनी जगह कोई प्रॉक्सी नहीं भेज सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है यहाँ पे। If at any time there are not enough directors to form a quorum to fill a casual vacancy, all remaining directors shall deem to constitute a quorum for this limited purpose। तो लॉ ने दोबारा बता दिया कि अगर आपका फिर भी लिस्टेड कंपनी के केस में बता रहा है कि अगर आपका फिर भी quorum पूरा नहीं हो रहा, कोई कैजुअल वैकेंसी है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो लेकिन कंपनी के डिसीजंस तो लेने हैं ना, तो कहता है लिमिटेड पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो मीटिंग बुलाई गई ना, तो उस पर्पस के लिए वो मीटिंग उतने ही डायरेक्टर्स से कर ली जाए जितने डायरेक्टर पूरे होते हैं, ठीक है। मीटिंग को एडजॉर्न नहीं करना। पहले उन्होंने बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो डायरेक्टर्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आ सकते हैं। फिर उसने बताया कि अगर किसी वक्त ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि डायरेक्टर्स हैं उनकी कैजुअल वैकेंसी है बोर्ड में और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे नहीं हो रहे, तो लॉ कहता है फॉर दिस लिमिटेड पर्पस, इस लिमिटेड पर्पस के लिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो रख लें। लेकिन देर आफ्टर हमने पढ़ा है कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में, तो उसको 90 डेज में फुलफिल करना है, तो वो अदर रिक्वायरमेंट है। The quorum for meeting of board other than listed company shall be provided in the article। एक्ट ने बताया सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी का, कि लिस्टेड कंपनी का quorum जो है, एक्ट ने बताया, मैं बता देता हूँ। उसने लिस्टेड कंपनी के quorum का बता दिया, और अदर कंपनीज जो हैं लिस्टेड कंपनी के अलावा, जैसे प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी हो गई, गारंटी लिमिटेड हो गई, उनका जो कोरम है, तो लॉ कहता है उनके आर्टिकल में देख लो, जैसा उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है ना कि कम से कम जब भी मीटिंग हुई इतने डायरेक्टर होंगे तो मीटिंग होगी, तो लॉ ने कहा वो अपने आर्टिकल को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये था कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है बोर्ड बोर्ड ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। जो पब्लिक कंपनी का बोर्ड है वो अपनी एक फुल फ्लेज मीटिंग रखेगा एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर, यानी कि साल में 4 दफा बोर्ड की फुल फ्लेज मीटिंग होगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबके सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाज दफा नहीं आते, इनकी कमेटीज बन जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसके बाद उन्होंने पर्पसेस के लिए कमेटीज बना दी जाती हैं। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है, सिर्फ जिस इशू से रिलेटेड मीटिंग है वही कमेटी आ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में क्या है कि पब्लिक कंपनी के बोर्ड की फुल मीटिंग होगी, जिसमें सारे के सारे डायरेक्टर एटलीस्ट, उन्होंने बोला एटलीस्ट कम अज कम क्वार्टर में लाजमी एक रखें कि सारे डायरेक्टर उस मीटिंग में आए। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा, फिर उसके बाद ये अगर कोरम, इफ अ मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ कोरम और मीटिंग ऑफ बोर्ड इज नॉट हेल्ड एज रिक्वायर्ड, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर शैल बी लायबल। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसा लिस्टेड कंपनी के केस में गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है ना, 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नंबर 4 विच एवर इज ग्रेटर, अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करते और मीटिंग कंडक्ट की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, कोरम की एब्सेंस में आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो लिस्टेड कंपनी के केस में लेवल 2 की पेनल्टी है, और देयर आफ्टर जो अदर कंपनीज होंगी वहाँ पे लेवल 1 की पेनल्टी है,
हालांकि लॉ ने अलाउ किया है कि ये फॉर लिमिटेड पर्पस जो है ना आप ये मीटिंग रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जुर्माना भी ऐड किया है कि आपको एक जुर्माना लग सकता है जो कि लेवल 2 में है, और देयर आफ्टर जो दूसरी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी है और जो अदर कंपनी है, अगर उसका आर्टिकल के मुताबिक कोरम पूरा नहीं होता तो ऑफिसर जो कंपनी है, जो जो ऑफिसर्स होंगे और कंपनी के ऊपर फाइन होगा लेवल 1 का। तो ये था कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर्स थ्रू सर्कुलेशन, जैसा कि मैंने मीटिंग के चैप्टर में भी बताया था कि वहाँ पे एक सेक्शन हमने पढ़ा था पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स ऑफ मीटिंग थ्रू सर्कुलेशन। ये एक ऐसी प्रोविजन थी जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही कंपनीज एक्ट 2017 का आया तो इसने कुछ कंपनीज को अलाउ किया, जो प्राइवेट कंपनीज हैं और पब्लिक कंपनीज हैं, उनको अलाउ किया कि आप अपने मेंबर्स को बगैर मीटिंग में बुलाए घर बैठे मीटिंग नोटिस के साथ सारी की सारी रेजोल्यूशन और उसकी वर्किंग भेज के कोई भी एक रेजोल्यूशन अप्रूव करवा सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टर के पोर्शन में भी उन्होंने ये अमेंडमेंट की। डायरेक्टर के भी पोर्शन में उन्होंने एक सेक्शन इंक्लूड किया जिस सेक्शन का नाम है 179। यहाँ पे भी मीटिंग का उन्होंने इंक्लूड किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घर बैठे या किसी लोकेशन पे बैठे मीटिंग में आए बगैर कोई फैसला ले सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे? जो सेक्रेटरी है कंपनी का, वो नोटिस के साथ सारी की सारी डिटेल्ड वर्किंग जो डिसीजन लेना होगा वो नोटिस के साथ सर्कुलेट कर देगा। तो जैसे मैंने मीटिंग में पढ़ाया था कि किसी भी करारदाद का फैसला थ्रू सर्कुलेशन हो जाता है, इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी किसी भी करारदाद का फैसला थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं। A resolution in writing approved by all director or committee of director for time being entitled to receive the notice of a meeting of the director or committee of directors shall be as valid as effectual if it had been passed at a meeting of directors। उसने कहा कि ऐसी रिटर्न में जो रेजोल्यूशन पास होती है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन हो या किसी खास कमेटी ऑफ डायरेक्टर की कोई रेजोल्यूशन हो जो इन रिटर्न हो, और फिर कहता है फिर हम उसको ऐसे ही सोचेंगे जैसे कि ये असल में मीटिंग हुई थी। तो ये मैंने डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी थी, ये मिलता जुलता है तकरीबन उससे उस सेक्शन से ही, तो इसको आप खुद ही पढ़ेंगे। तो इसकी हर एक वर्डिंग उस पुराने सेक्शन से मिलती है, जहां मेंबर का वर्ड है वहां डायरेक्टर का वर्ड है, बस इतना फर्क है। बाकी ये सेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मीटिंग के टॉपिक में। इसके बाद कंपनीज एक्ट ने बताया कोरम कितना होगा, रेजोल्यूशन जो है सर्कुलेशन कैसे पास होगी वो बता दिया। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि इनकी जो रेजोल्यूशंस होती हैं बोर्ड की, वो आपने कहाँ पे उनका रिकॉर्ड रखना है। Company shall keep the record comprising all resolution of board passed through circulation and minutes of proceeding of board of meeting or committee of director along with the name of। तो ऑलमोस्ट बच्चों ये भी वैसा ही सेक्शन है जैसा कि कंपनी की मीटिंग के डॉक्यूमेंट के हवाले से था, कि कंपनी की कोई मीटिंग हुई है उसका डॉक्यूमेंट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, उस मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन भी मैं आपको असाइन करता हूँ, आप इसको खुद ही पढ़ें, और ये इजी वर्ड्स में लिखा होगा और पहले आप इसको पढ़ चुके हैं। आप इसको पढ़ें, इसमें से एमसीक्यूज निकाल लें। जैसे एक बात जो मैंने वहाँ भी आपको पढ़ाई थी, यहाँ भी बात नोट करवाऊं कि जो रिकॉर्ड्स होंगे मीटिंग के, हमने ये पढ़ा था कि कंपनी अगर फिजिकल फॉर्म में रखती है तो 10 साल में रखेगी वो, और इसके साथ जो परमानेंटली रखना है रिकॉर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सारी की सारी, और उसके बाद जो प्रिंटेड फॉर्म में आपने परमानेंटली मीटिंग के रिकॉर्ड्स को रखना है, ठीक है। ये हमने बच्चों सारे का सारा सेक्शन एज इट इज पढ़ा है मीटिंग के टॉपिक में। और जैसे कि डायरेक्टर्स की मीटिंग भी हो रही है तो सेम वही सेक्शन उठा के यहाँ पे लिख दिया। यानी कि हमने लॉ में एक वर्ड पढ़ा था मिटिक्टस मेटेंडिस,
वहां से वर्डिंग उठा के मटिटस मटेंडस यहाँ पे पेस्ट कर दी, लेकिन जो जो चेंज होना था ना वो चेंज कर दिया। क्या चेंज होना था, वहां मीटिंग के मेंबर्स का नाम था और यहाँ पे डायरेक्टर्स का नाम है, बस सिर्फ ये फर्क है। और ये सेक्शन भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये वाला सेक्शन 178 भी आप खुद पढ़ेंगे। लोन्स टू डायरेक्टर हमने पढ़ा था, सेक्शन जो पीछे पढ़ा था वेकेशन ऑफ डायरेक्टर में, कि अगर एक डायरेक्टर कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ जाके लोन अटेन करता है कंपनी से ही, तो वो डायरेक्टर इप्सो फैक्टो, जैसे ही ये फैक्ट अकर होगा वैसे ही अपनी चेयर खाली कर देगा, वैसे ही अपनी पोजीशन से उठ जाएगा। ये हमने पढ़ा था। तो वहां पे हमने ये वर्डिंग पढ़ी थी कि अगर एक डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 182, सेक्शन नंबर 182 में जैसे लिखा हुआ है वैसे लोन ना ले, तो जो भी डायरेक्टर है, चाहे किसी भी क्लास का डायरेक्टर है, वो इप्सो फैक्टो रिमूव हो जाएगा। तो लोन टू डायरेक्टर क्या है, अ कंपनी शैल नॉट मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर of the company or of its holding company or to any of its relative। कंपनी एक्ट ने बताया कि जो कंपनी है वो कभी भी किसी भी डायरेक्टर को लोन नहीं देगी। अ कंपनी शैल नॉट मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या उसकी होल्डिंग कंपनी के भी डायरेक्टर को लोन नहीं देगी। लेट्स सपोज एक कंपनी है, कंपनी ये है, इसमें ये डायरेक्टर है, कंपनी कभी भी इसको लोन नहीं देगी। लॉ ने लिमिट फिक्स कर दी। या इस कंपनी की यहाँ एक पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, लॉ ने कहा सुनो, तुमने अपने डायरेक्टर्स को भी लोन नहीं देना, ना होल्डिंग कंपनी के, ऐसी कंपनी जिसने इस कंपनी में मोर देन 51% की इन्वेस्टमेंट की है, उस कंपनी के भी डायरेक्टर्स को तुमने लोन नहीं देना। ना इन डायरेक्टर्स को लोन देना है किसी भी शेप में, ना इनके रिलेटिव्स को लोन देना है। ओके, लॉ की ये प्रोविजन है कि कंपनी शैल नॉट मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी आर टू एनी ऑफ इट्स रिलेटिव, रिलेटिव को भी लोन नहीं देना। फिर उसने दूसरे पॉइंट में बताया लोन भी नहीं देना अगर ये वाले लोग कहीं से लोन ले लें, कंपनी से ना लोन लें, किसी बैंक से लोन ले लें, किसी और कंपनी से लोन ले लें, तो कंपनी को खबरदार कर दिया कि कंपनी शैल नॉट गिव गारंटी आर प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, ना तो उस लोन के एवज कोई गारंटी देनी है, ना आपने कोई सिक्योरिटी फ्राहम करनी है इन कनेक्शन विद द लोन मेड बाय एनी पर्सन टू सच डायरेक्टर। किसी ऐसे पर्सन को कोई गारंटी नहीं देनी, ना किसी ऐसे पर्सन को कोई सिक्योरिटी देनी है कि मेरे डायरेक्टर को लोन दे दो, अगर इसने ना लोन दिया तो कंपनी जिम्मेदार है। तो ऐसा काम भी नहीं करना। लॉ ने सख्ती से मना कर दिया कि किसी भी डायरेक्टर को ना तो आपने लोन देना है, ना होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन देना है, ना इनके रिश्तेदारों को लोन देना है। और उसके बाद बता दिया गया कि चलो लोन पैसे नहीं दे रहे, तो कोई अगर तीसरा बंदा इनको लोन देने जा रहा है ना, तो उसको गारंटी भी नहीं देने चले जाना कि इसकी गारंटी है, ये लोन नहीं अदा करेगा तो कंपनी खुद पे कर देगी, या ये लोन इसको फराम कर दिया जाए, कंपनी आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ एसेट्स रखवा देती है, तो ये काम भी नहीं करना। ठीक है, दिस सेक्शन, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट है ऐसे डायरेक्टर्स के ऊपर जो कि इलेक्टेड हैं, ऐसे डायरेक्टर्स के ऊपर जो इलेक्टेड हैं। ये सेक्शन बिल्कुल अप्लाई नहीं होता इम्प्लाइज के ऊपर। और हमें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन इम्प्लाइज बैठते हैं। एक तो इम्प्लाई मुझे नजर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट रैंक का एम्प्लॉय होता है कंपनी का। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठते हैं तो इस पर्सन को भी बुला लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो कि हाईएस्ट रैंक का एम्प्लॉय है, और ये भी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठता है, तो लॉ कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी सारी डायरेक्टर की परवियां लगती है। लेकिन ये वाला सेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर अप्लाई नहीं है, इन द सेंस क्योंकि वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है। और दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बच्चों एक और एम्प्लॉय बैठता है जिसको हम डिसीजन मेकिंग पावर से नवाज देते हैं, वो होता है होल टाइम डायरेक्टर। और टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में मैंने क्लियर किया था कि होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है। ये ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम डिसीजन मेकिंग पावर देके अपने बोर्ड में शामिल कर लेते हैं। जैसे आपका एम्प्लॉय है फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ये सब क्या होते हैं कि अगर इलेक्टेड डायरेक्टर में से कोई इतनी कैपेसिटी का नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग ले सके फाइनेंस के रिलेटेड, रिस्क के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, तो वो अपने एम्प्लॉयज ही ऐसे हायर कर लेते हैं जो कि ये डिसीजन मेकिंग ले सके। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका नाम होता है होल टाइम डायरेक्टर। तो बच्चों ये वाले जो सेक्शन है ना, सेक्शन कि कंपनी अपने कभी भी किसी डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, ना सिक्योरिटी ना गारंटी प्रोवाइड करेगी ऐसे लोन के ऊपर, तो लॉ ने वाज़ह कर दिया कि ये सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, ये एम्प्लॉयज के ऊपर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव और होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। Subject to the condition that the loan is granted under the scheme approved by the members of the company। फिर उसके साथ एक और कंडीशन दे दी कि अगर इनको लोन देना है ना ऐसे डायरेक्टर्स को, तो इनका लोन वैसे ही अप्रूव होना चाहिए जो स्कीम अप्रूव की है कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में आके। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अगर इनको दोबारा कोई लोन देना है, लेट्स सपोज लिस्टेड कंपनी नहीं थी, तो लोन ऐसे देना है जो स्कीम अप्रूव की है कंपनी ने मीटिंग में। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो अप्रूवल ऑफ द कमीशन भी लाजमी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिव का मतलब है स्पोज ऑफ द डायरेक्टर और माइनर चिल्ड्रन। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी। फिर ये ऐसी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए लोन दे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक की। बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? लोन देना, इंटरेस्ट कमाना। फिर लॉ ने वाज़ह कर दिया कि अगर एक डायरेक्टर है, इलेक्टेड डायरेक्टर है, उसे लोन की ज़रूरत थी, वो बैंक का डायरेक्टर है, उसने बैंक को वो सारी चीज़ें फराम की जो कि एक आम कस्टमर बैंक को फराम करता है और लोन देता है, सिक्योरिटी भी वैसे ही दी, तो लॉ कहता है फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की एग्जांपल मैंने दी थी कि बैंकिंग ही हमारा बिजनेस है, बैंक का बिजनेस ही यही है कि वो लोन जो है वो देता है और कमाई कमाता है। तो अगर लॉ ने कहा अगर ऐसा ही बिजनेस है और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए वैसे ही आप लोन दे, गारंटी दें, तो ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है। होपफुली सेक्शन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया होगा। फिर हर वो पर्सन जो कि कंट्रावेंशन करेगा इस सेक्शन की, उसको पनिश करेंगे विद द फाइन जो कि एक्सटेंड होगा 1 मिलियन रुपी और विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अगर कोई डायरेक्टर इस सेक्शन की कंट्रावेंशन करता है, पहले तो हमने पढ़ा था इप्सो फैक्टो ऑफिस रिलीज कर देगा, ऑफिस से चला जाएगा। तो ऐसे ही चला नहीं जाएगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा 1 मिलियन का। जो भी इन्वॉल्व हुआ इस लोन प्रोसेस में उसके ऊपर 1 मिलियन का फाइन लगेगा और साथ लाजमी है कि उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो कि मैक्सिमम 1 साल तक जा सकती है। फिर उसके बाद लॉ ने यहाँ तक नहीं रुका क्योंकि डायरेक्टर्स है ना, इनके पास लोगों का इंटरेस्ट था, पैसा था। अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की कि खुद को लोन जो है वो अवेल करने की कोशिश की, एक तो पैसों में फाइन मिल गया, दूसरा फाइन लग गया, सजा कैद होगी, तीसरा फाइन एक और लगा दिया कि जो बंदा भी इस लोन गिविंग या टेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ वो सब लोग कंपनी को लोन के ऊपर बोरिंग कॉस्ट देंगे। बोरिंग कॉस्ट का मतलब कि अगर जो पैसे डायरेक्टर को उधार दे दिए गए हैं जो कि नहीं देने थे, जैसे 1 मिलियन उसे लेट्स सपोज 5 मिलियन डायरेक्टर ने लोन लिया और वो लोन है इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 1 और 2। एक तो ये डायरेक्टर जो है इप्सो फैक्टो अपनी पोजीशन से रिमूव हो जाएगा,
दूसरा, इसके ऊपर 1 मिलियन का फाइन लगेगा। तीसरा, इसको सजा होगी। फिर चौथा कि ये 5 मिलियन अगर कंपनी, लॉ ने कहा ये 5 मिलियन अगर कंपनी किसी बैंक को देती ना, तो बैंक ने इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी देना था। तो लॉ कहता है ये इंटरेस्ट भी इन लोगों से तुमने रिसीव करना है। ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट ऑफ लैंडिंग कंपनी जो है ना, वो भी रिकवर करनी। फिर इसके बाद ये छोटी सी प्रोविजंस हैं, सेक्शन नंबर 184, ये भी आप खुद पढ़ेंगे। तो लॉ ने कहा कि कोई भी कंपनी जो है या इसका बोर्ड जो है, कोई भी पॉलिटिकल जो वेव है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, ना थ्रू एसेट्स ना अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू। अगर किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो कंपनी, होल कंपनी, उसके ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स जो भी डिफ़ॉल्ट में होंगे, एक तो उनको लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी, उसके बाद उनको कैद की सज़ा होगी विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। बिल्कुल सादा सा आसान सा सेक्शन है ये भी आप खुद पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट जो है जनरल मीटिंग में किसी भी मेंबर्स को नहीं देना। कभी भी कंपनी के नोटिस के साथ ये नहीं होगा कि आ जाएं, एक एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में जैसे ही आप आएंगे तो कोई इनाम वगैरह रखा है, या कोई जीतो पाकिस्तान वाली कोई स्कीम, कोई गाड़ी किसी एक शेयर होल्डर के नाम पे निकाल लेंगे, आप आ जाएं। तो ऐसी कोई स्कीम वगैरह ख़त्म करने के लिए, कि ऐसी कोई लालच देने के लिए प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट, कि ताकि शेयर होल्डर्स के दरमियान कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो। तो प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स, ये भी एक इटसेल्फ स्पीकिंग जो है वो सेक्शन है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, तो इस मीटिंग में कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स की बात नहीं होगी। अ कंपनी शैल नॉट डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म टू इट्स मेंबर इन इट्स मीटिंग। कोई भी मीटिंग होगी तो उसमें गिफ्ट्स वगैरह तकसीम नहीं किए जाएंगे। अगर कोई कंट्रावेंशन होती है सेक्शन की तो लेवल 1 की पेनल्टी इम्पोज होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट विद डायरेक्टर्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद डायरेक्टर्स, सेक्शन नंबर 210। बच्चों याद रखना है, सेक्शन नंबर आपने याद नहीं करने, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है। एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर ऑफिस, हर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस में क्या रखेगी, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद द डायरेक्टर इज इन राइटिंग कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अगर किसी डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे होल टाइम डायरेक्टर था ना, एम्प्लॉय था आपका, तो एम्प्लॉय के लिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो कहता है इन दैट केस आप अपने रजिस्टर ऑफिस में कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखें। वेयर सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग, बाज दफ़ा कहता है जी आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवाते, फिर क्या होता है, आप एक याद दहानी लिखें, एक मेमोरेंडम लिखें इस टर्म्स का, और उस मेमोरेंडम को अपने रजिस्टर ऑफिस रखें। द कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन, ये कॉपी जो है और मेमोरेंडम है, इंस्पेक्शन इसकी करवाई जा सकती है। कोई भी अगर मेंबर आ गया उसको विदाउट एनी फी, बगैर पैसे लिए, इन कॉन्ट्रैक्ट्स की इंस्पेक्शन, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाया जा सकता है। अगर कोई कंट्रावेंशन की तो लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। याद रखना ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये प्राइवेट कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल इजी सेक्शन था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर ऑफिस, ये भी एक दूसरा सेक्शन है जिसने बताया कि जो आपके ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कंपनी एक्ट किन को कवर करता है। कंपनी एक्ट ऑफिसर्स में डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, कंपनी के सेक्रेटरी को, कंपनी के सीएफओ को, ऑडिटर्स और लीगल एडवाइज़र को ऑफिसर्स की रैंक पे रखता है। तो जितने भी आप ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे तो कंपनी एक्ट कहता है आप इनका रजिस्टर मेंटेन करेंगे एट रजिस्टर ऑफिस। तो जैसे ही कोई चेंज आती है, जैसे डायरेक्टर ने अपना नेम चेंज किया, या डायरेक्टर ने अपना एड्रेस चेंज किया, डायरेक्टर ने कोई पोस्ट चेंज की,
जैसे चीफ एग्जेक्टिव ने कोई अपने एड्रेस वगैरह चेंज किया, सेक्रेटरी ने कोई ऐसा काम किया, जैसे ही इनके पर्टिकुलर्स में जो चेंज आती है, जैसा कि पर्टिकुलर मेंशन होते हैं सेक्शन नंबर फॉर्म नंबर 29 में, फॉर्म 29 के जो पर्टिकुलर्स अगर इनके कोई चेंज होते हैं तो ये कंपनी को रिपोर्ट करेंगे विद इन 10 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अच्छा, यहाँ अपॉइंटमेंट का है, पहले ये अपॉइंटमेंट का है कि अगर every person referred above shall within a period of 10 days from his appointment or any change therein, अगर इनके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज हो जाए या ये कंपनी में अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, तो ये 10 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को क्या फराम करेंगे, अपने सारे के सारे पर्टिकुलर एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म नंबर 29। तो फॉर्म 29 भी आज इंशाल्लाह ग्रुप में मैं शेयर करूंगा कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, आपने बस उसको देख लेना है। कभी भी पेपर में ये नहीं आया कि आप फॉर्म 29 ड्राफ्ट करें। तो एवरी कंपनी, हर कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो बंदे अपॉइंट होंगे विद इन 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इनके पर्टिकुलर्स जो हैं इन स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाइड फॉर्म का मतलब उसी फॉर्म के ऊपर जो फॉर्म पहले से मेंशन है, रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दिया जाए। तो ये पेज भी आप खुद पढ़ेंगे। अगर किसी पर्सन का नाम फ्रॉडुलेंटरी या विदाउट सफिशिएंट काज आप रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में लिखें या जानबूझ के वहां से ओमिट कर दें, या जानबूझ के आप उस पर्सन को उस लिस्ट में से निकाल दें, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में उस रजिस्टर में उसका नाम ना लिखें, तो एग्रीव्ड पर्सन के पास एक पावर होती है कि वो कोर्ट को अप्लाई करेगा। तो आगे सारा सेक्शन लिखा हुआ है कोर्ट की प्रोसीडिंग का कि कोर्ट इसका फैसला क्या करेगा, फिर उसके बाद जिसने ये गलती की उसको कितना जुर्माना मिलेगा। तो ये सारा सेक्शन आपने खुद पढ़ना है, बिल्कुल इजी है ये भी। राइट टू इंस्पेक्ट, जो रजिस्टर आपने डायरेक्टर का रखा है वो किसी को भी आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, किसी मेंबर को आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, किसी अदर पर्सन को आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। रजिस्टर केप्ट, जो आपने रजिस्टर पीछे रखा है 197 के थ्रू, 197 के थ्रू जो रजिस्टर रखा गया है वो यही रजिस्टर है जो कि डायरेक्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव का, सेक्रेटरी का, सीएफओ का रजिस्टर है। ये रजिस्टर ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में कोई भी कंपनी का मेंबर या कोई भी अदर पर्सन आके उस रजिस्टर को विजिट कर सकता है, उसे देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद कंपनी जो है कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपने रजिस्टर जो है वो कैसे आके इंस्पेक्ट करना है। तो ये सेक्शन मुझे याद पड़ता है बच्चों के, ये भी सेक्शन मैंने आपको ना कंपनी की मीटिंग के साथ करवा दिया था कि कंपनी के रिकॉर्ड्स को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है। और वहां हमने ये भी बात पढ़ी थी कि कम से कम अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया ना तो एक दिन में 2 आवर्स की इंस्पेक्शन तो लाजमी करवानी है। इसके बाद अगर आपने कोई रूल्स बनाने हैं तो कंपनी की मीटिंग में बैठ के बना ले कि जो भी पर्सन आया उसको 3 घंटे की इंस्पेक्शन करवानी है या 2 घंटे और 15 मिनट की इंस्पेक्शन करवानी है। लॉ ने फिक्स कर दिया है कि 2 घंटे की इंस्पेक्शन लाजमी करवानी है। तो होपफुली ये वाला सेक्शन भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन भी आपने कंपनी में मीटिंग्स में मैंने एक एक इसके ऊपर बात बताई है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। अगर तो ये रिटर्न एग्जाम होता, जो कि नहीं होना, तो मैं अपने बच्चों को तो ये लिख लिख के याद करवाता हूँ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, क्योंकि ये एक ऐसा खास सेक्शन है कि आप अगर रिटर्न एग्जाम के पास पेपर देखेंगे तो इससे मिलते जुलते कई सिनेरियोज आ जाते हैं। और यही एक सेक्शन है जिसके ऊपर बाज दफ़ा बातें हो रही होती हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इसी सेंस के ऊपर बनाया गया कि डायरेक्टर्स जो हैं इनको कंट्रोल किया जाए, इनके पास डिसीजन मेकिंग पार्ट्स हैं, लोगों का इंटरेस्ट है और इनके पास पार्ट्स हैं, ये पैसे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 205, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि एनी डायरेक्टर हु इज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
concerned are interested in any contracts or arrangement enter into or to be entered into by or on the behalf of company shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the board. लॉ ने स्पेसिफिकली बताया कि भाई अगर कोई बोर्ड में ऐसा डायरेक्टर है कि कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है या कंपनी कोई अरेंजमेंट करने जा रही है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्यों ये डायरेक्टर यहाँ पे खड़ा है और एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो काम होने जा रहा है इसमें मेरा इंटरेस्ट है या मैं इस काम के साथ कैसे कनेक्ट हूँ। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा है। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर का मतलब कि इस कंपनी ने सोचा है कि हम जो है सेल परचेज का एग्रीमेंट करेंगे कंपनी ABC के साथ, और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इन दैट केस यहां में से एक डायरेक्टर खड़ा होगा और वो एक्सप्लेन करेगा कि मेरा इस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है। अगर कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व हुआ ABC की मैनेजमेंट में, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ डायरेक्टर कि रुक जाओ, मेरा कंसर्न है जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू, जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर पहले आपका हो चुका है या टू बी इंटर्ड इनटू, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसमें मैं कंसर्न या इंटरेस्टेड हूं, उसमें मेरा कोई तल्लुक बनता है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वजाहत देंगे बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में बताएंगे वो। तो दोबारा पढ़ूंगा मैं, every director of the company who is whether directly or indirectly concerned or interested in any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on the behalf of company, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंपनी खुद करे या कंपनी के नाम पे होने जा रहे हैं, वो कंपनी के सामने क्या करेगा, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the board। होपफुली ये बात क्लियर होगी कि कंपनी कोई भी ऐसा अगर काम करने जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो जो डायरेक्टर कंसर्न होगा ना, वो बोर्ड मीटिंग में खड़ा होकर बताएगा कि मेरा क्या कंसर्न है, क्या ताल्लुक बनता है इस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट से। डायरेक्टर शैल डीम्ड आल्सो टू बी इंटरेस्टेड आर कंसर्न्ड अगर इफ एनी ऑफ हिज रिलेटिव इज सो इंटरेस्टेड आर कंसर्न्ड। फिर मजीद लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर डायरेक्टर की चलो खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं कंपनी ABC में, इसकी वाइफ की होगी या इसके चिल्ड्रन की होगी या इसके पेरेंट्स की होगी इन्वेस्टमेंट, तो कहता है वो भी तुमने खड़े होके एक्सप्लेन करनी है कि रुक जाओ, अभी इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ना करना, मेरा यहाँ पे इतना कंसर्न बनता है इस कंपनी में। और जैसे लॉ की रिक्वायरमेंट है कि लॉ ने बताया था कि मैंने अपना इंटरेस्ट बताना है कि जिस कंपनी के साथ आप अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, तो उस कंपनी से मेरा कोई ना कोई रिलेशन बनता है। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, जो डायरेक्टर है जिसका ये लिंक बनता है। डायरेक्टर को सोचा जाएगा कि वो इंटरेस्टेड या कंसर्न्ड है किसी ऐसी अरेंजमेंट में भी जिसमें उसके रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होंगे। और रिलेटिव का मतलब क्या है, सपोज है चिल्ड्रन है, इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन भी हैं और डायरेक्टर के पेरेंट्स भी हैं। तो ये डिस्क्लोजर कैसे देना है, फिर लॉ ने इसके ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड की। लॉ ने इसके ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड की दैट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द डायरेक्टर शैल बी मेड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी इंटर्ड इनटू। लॉ ने कहा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी हमने इंटर इनटू करना है, अभी हुआ नहीं, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी होने जाना है, तो डायरेक्टर ये डिस्क्लोजर कहाँ पे देगा, इंटरेस्ट खड़ा होके कैसे स्पीक करेगा, खड़ा होके स्पीक करेगा या बोलेगा या नोटिस देगा, ये आगे जाके हमने पढ़ना है। ये मुझे पिक्चर मिली थी जिसमें डायरेक्टर खड़ा था, तो मैंने ये वाली पिक्चर पेस्ट कर दी एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन इसका एक तरीकाकार है कि ये कैसे दूसरे डायरेक्टर्स को बताएगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो लॉ ने कहा जब भी एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा या कंसर्न्ड होगा किसी अरेंजमेंट में जो कि अभी होने जा रही है, टू बी इंटर्ड इनटू, जो कि होनी है अभी, at the meeting of the board at which the question of entering into contract or arrangement is first taking into consideration। कहता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो कि अभी करना है, तो डायरेक्टर को चाहिए उसी मीटिंग में
उसी मीटिंग में अपना कंसर्न दे दे, जिसमें फिर लॉ ने कहा सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अराइज किया जाएगा कि क्या मजबूरी है हमारी कि क्यों हम इसी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात के ऊपर सोचेंगे, फिर आगे आगे जो है वो लॉ ने कहा कोई बात होगी। इफ द डायरेक्टर वाज नॉट ऑन द डेट ऑफ दैट मीटिंग कंसर्न्ड आर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट आर अरेंजमेंट, अगर पहले डायरेक्टर कंसर्न्ड आर इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस कोई ऐसे क्रिएट हो गए कि डायरेक्टर जो है उस कंपनी के साथ कोई इंटरेस्ट रखता है, तो एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड आफ्टर ही बिकम्स सो कंसर्न्ड आर इंटरेस्टेड। होपफुली आपको समझ आई होगी। डिस्क्लोजर कब देना है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है और आपका किसी कंपनी में इंटरेस्ट है और उसी कंपनी के साथ ये अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उसी मीटिंग में बताएंगे। फिर कहता है सारे काम छोड़ के सारे डायरेक्टर इस बात को सोचेंगे कि क्यों हमने यही कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट करना है। फिर उसके बाद अगर डायरेक्टर तारीख पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मौजूद था, इस तारीख पे इंटरेस्टेड नहीं था या कंसर्न नहीं था इस कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट में, बाद में इसका कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो फिर वेरी फर्स्ट मीटिंग जो कि इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद होने जा रही है, वहां पे ये अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। इन द केस ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट at the first meeting of the board held after the director becomes so interested or concerned। फिर ये डिस्क्लोजर कैसे देना है? क्या खड़े हो के मीटिंग में ऐसे ही डिस्क्लोज करना है कि रुक जाओ अभी मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट भी है? और लॉ ने कहा था कि जैसे ही किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट बनेगा वो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक्सप्लेन करेगा नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई बिल्कुल ऐसे खड़े होकर ट्रस्ट बोलने की जरूरत नहीं, एक नोटिस दिया जाएगा, एक खत लिखा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम। अ जनरल नोटिस गिवन टू द बोर्ड टू द इफेक्ट दैट द डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर आर मेंबर ऑफ अ स्पेसिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट आर अ पार्टनर ऑफ स्पेसिफाइड फर्म and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which after the date of the notice be entered into with that body corporate or firm shall deem to be a sufficient disclosure। लॉ ने कहा कि अगर डायरेक्टर एक सादा अल्फाज में नोटिस लिख देना कि डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है या डायरेक्टर एक ऐसा मेंबर है या डायरेक्टर एक ऐसा पार्टनर है उस कंपनी का, उस बॉडी कॉर्पोरेट का, जिसके साथ आप इस तारीख के बाद, इस नोटिस की तारीख के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो लॉ ने कहा अगर डायरेक्टर ने ये बता दिया ना तो ये सफिशिएंट डिस्क्लोजर है, सफिशिएंट डिस्क्लोजर है तमाम डायरेक्टर्स के लिए कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर दैट इज टू बी रिगार्डेड एज इंटरेस्टेड आर कंसर्न्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर अरेंजमेंट। ठीक है, अगर किसी डायरेक्टर ने दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है कि आप जो कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट करने जा रहे हैं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, तो लॉ ने कहा ये डायरेक्टर ऐसे खड़ा नहीं होगा बच्चों, वो क्या करेगा, नोटिस देगा, वो दूसरे डायरेक्टर्स को नोटिस देगा कि डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर एक ऐसा भी डायरेक्टर है जो कि दूसरी कंपनी का डायरेक्टर है, या डायरेक्टर इज अ पार्टनर है उस फर्म का जिसके साथ आप कोई अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, या डायरेक्टर जो है वो किसी ना किसी कैपेसिटी से उस फर्म के साथ रिलेट हो रहा है, तो ये डायरेक्टर क्या करेगा, एक नोटिस देगा और ये सफिशिएंट डिस्क्लोजर होगा डायरेक्टर के इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद ये नोटिस दे के चुप नहीं बैठ जाना कि एक बार नोटिस दे दिया तो चुप करके बैठ जाना है। ला ने कहा हर साल ये डायरेक्टर नोटिस लिखेगा और सबको रिमाइंड करवाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और किस वे से इंटरेस्टेड हूँ। एनी जनरल नोटिस गिवन shall expire at the end of financial year in which it was given। जिस साल में दोगे 31 दिसंबर को वो नोटिस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। और इसको अगर रीन्यूड करना है, जो जनरल नोटिस इंटरेस्ट का आपने दिया है कि मैं इंटरेस्ट किसी ना किसी वे से कनेक्टेड हूं,
जो जनरल नोटिस दिया है बट मे बी रीन्यूड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। आप दोबारा अगले साल के लिए लाजमी कंपनी को बताएंगे कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मैंने एक पहले नोटिस दिया था, वो एक्सपायर होने जा रहा है, मजीद एक नोटिस दे रहा हूँ, फ्रेश नोटिस, इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वुड एक्सपायर। जैसे कि आज जो है इस साल का फाइनेंशियल ईयर एंड होना है 31 दिसंबर 2020 पे, तो डायरेक्टर जो है 1 दिसंबर से पहले पहले फ्रेश नोटिस देगा। तो हर ऐसा नोटिस साल में खत्म हो जाएगा साल की आखिरी तारीख पे, और ये इसको तब तक ये नोटिस देना पड़ेगा जब तक ये कंपनी का डायरेक्टर है या इसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता। फिर उसने कहा नो सच जनरल नोटिस आर रिन्यूअल देयर ऑफ shall be of effect unless it is given at a meeting of the board. Our director concerned takes reasonable steps to ensure that it is brought up and read at the first meeting of the board. उसने कहा जब भी नोटिस डायरेक्टर लिखेगा ना दूसरे डायरेक्टर्स के नाम, तो डायरेक्टर जो नोटिस लिख रहा है वो ये इंश्योर करे कि ये जनरल मीटिंग में पढ़ा गया है और दूसरे डायरेक्टर्स की नज़र में आ गया है। अगर कोई डायरेक्टर इस सेक्शन की कंट्रावेंशन करता है तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी इम्पोज होगी। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। तो इप्सो फैक्टो का वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टार्ट में ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रेज करें। सर कल के नोट्स शेयर मैंने कर दिए थे, दोबारा कर दूंगा। सर अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो कितना रिक्वायर है? तो लॉ ने कहा अगर 10 डायरेक्टर्स हैं ना तो पहले इनका 1/3 करो। तो 10 डायरेक्टर का 1/3 4 से बिलो होता है, तो कम से कम इस कंपनी के 4 डायरेक्टर तो लाजमी आने चाहिए, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो लॉ ने कहा 2 लाइनें हैं, ए आर बी, विच एवर इज ग्रेटर। आप देखें कि टोटल डायरेक्टर 10 आपने बताए, तो इसको आप 1/3 करें तो 4 से बिलो की फिगर बनती है। तो विच एवर इज हायर की फिगर यूज होगी, 4 डायरेक्टर्स होंगे इन दैट केस। अच्छा जी, ये भी हो गया। 20 ईयर्स है मेंबर की, 20 ईयर्स है। सुलेमान आपने क्या बोला, मेरी समझ में नहीं आया। सुलेमान आप इसको दोबारा लिखें क्वेश्चन को। अगर किसी का क्वेश्चन है काइंडली टाइप करो और मुझसे पूछो। अच्छा सर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी ऑफिसर में आएगा कि नहीं? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो भी कंपनी के ऑफिसर्स में आएगा, और ये बात हम कंपनी के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ेंगे। और बाकायदा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर की वहाँ शराइत हैं कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो है लिस्टेड कंपनी का बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस और क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट सर जो डायरेक्टर का हो सकता है? अच्छा, डायरेक्टर का कोई भी उन्होंने कहा इंटरेस्ट हो, डायरेक्टर का, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टर, क्योंकि ये देखो उसने बोला कि डायरेक्टर अगर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आर अरेंजमेंट में कंसर्न या इंटरेस्टेड है जो कि अभी इंटर करना है या इंटर हो चुका है, जो कंपनी के साइन हो चुका है, तो डायरेक्टर को चाहिए कि अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करे। फिर ये देखो नोटिस जब डायरेक्टर ने लिखा ना, तो डायरेक्टर अपना कैसा इंटरेस्ट बता रहा है। डायरेक्टर ने एक जनरल नोटिस लिखा, उसमें ये इफेक्ट दिया कि डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर एक यहाँ का भी डायरेक्टर है और वहाँ का भी डायरेक्टर है। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो सकता है। या डायरेक्टर जो है यहाँ का डायरेक्टर है, लेकिन जिस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं ना, वहाँ ये मेंबर है। ठीक है, डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर आर अ मेंबर ऑफ अ स्पेसिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट। या किसी फर्म के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करनी जा रही है, तो डायरेक्टर फिर नोटिस देगा कि डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि उस फर्म का भी पार्टनर है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्ट जो हैं वो आप डिक्लेयर करेंगे कि अगर जो कंपनी किसी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में जाने लगी है, तो डायरेक्टर्स जो होंगे जिसका इंटरेस्ट बनेगा वो एक जनरल नोटिस लिखेगा
और वो नोटिस सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पढ़ाएगा और सारे इंश्योर करेगा कि सब डायरेक्टर्स ने ये नोटिस पढ़ लिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नोटिस देना है तो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो 1 साल के लिए ही होगा। तो ये व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं ये मैंने पहली बात बता दी थी कि डायरेक्टर वीडियो लिंक के थ्रू आ सकते हैं। डायरेक्टर्स जो हैं अपनी जगह कोई प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ ऐसा डायरेक्टर, और हमने ये भी पढ़ा है कि डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकते। हाँ ऐसा डायरेक्टर जो कि जिसकी मजबूरी है 90 दिनों से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर है, तो वो अपनी जगह पे कोई अल्टरनेट डायरेक्टर फराम कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होगा वो कोई भी प्रॉक्सी नहीं बेच सकेगा। सर क्या बाई रिलेटिव में नहीं आता? नहीं, बाई रिलेटिव में नहीं आता। लॉ की नज़र में जो ये परवीन पड़ी है, बाई तो वैसे रिलेटिव ही है आपका, ठीक है, बाई आपका रिलेटिव है। तो भाई बहन और जितने भी रिश्तेदार हैं इस सेक्शन ने नहीं कवर किए, ठीक है। अगर वो कहीं किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर या कंसर्न या इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। लॉ ने कहा रिश्तेदारों का मतलब यहाँ पे ये है, डायरेक्टर के रिश्तेदारों का मतलब यहाँ पे ये है डायरेक्टर की बीवी, अगर डायरेक्टर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, या डायरेक्टर के चिल्ड्रन, और इवन के स्टेप चिल्ड्रंस भी वो रिलेटिव में शामिल हैं, और डायरेक्टर के पेरेंट्स। भाई यहाँ पे कोई भी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ की कोई भी सिचुएशन नहीं है कि कोई और रिलेशन आपका बनता है तो वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट लॉ ने नहीं कवर किया। अच्छा, और दूसरी बात, अगर डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता तो सिर्फ लेवल 1 की पेनल्टी लगती है, फिर डायरेक्टर वकेट भी हो जाएगा। डेफिनेटली हमने यही पढ़ा पीछे कि डायरेक्टर की वेकेशन कैसे होती है, कि अगर किसी सेक्शन नंबर 153 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर डायरेक्टर के ऊपर फाइन इम्पोज होता है ना किसी लॉ की परवियन में, और वो फाइन उसके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर हो, तो इन दैट केस जो है डायरेक्टर रिमूव हो जाता है। सर वाई, सर ये रूल्स प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है। जाहिरा, जाहिरा कौन से किन रूल्स की आप बात कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। अच्छा नजम भाई, आपने पूछा कि अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉ ने मना नहीं किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, आप कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन डायरेक्टर क्योंकि इसके ऊपर पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक का ट्रस्ट है इसके ऊपर, और इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स है, तो लॉ ने मना किया कि ऐसा कोई डायरेक्टर जो है अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग करे उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो, तो वो पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दे कि मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हैं ना, मेरा इसमें लिंक बनता है, ठीक है, मेरा इसमें लिंक बनता है। और मजीद हम आगे एक और सख्ती पड़ेंगे, जब ये अपना इंटरेस्ट बता देगा ना तो इसको सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग से बाहर निकाल देंगे कि अब यहाँ से तुम बाहर चले जाओ, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके बारे में फैसला करना है। ये इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने ये सेक्शन में पढ़ाया, अगला ही सेक्शन है बिल्कुल, कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट आर वोट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मना नहीं किया लॉ ने, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं आप इंटरेस्टेड हैं या कंसर्न्ड हैं, लॉ ने कहा अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर करें, अगर नहीं करेंगे तो लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। और जब ये इंटरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है नजम साहब, तो डायरेक्टर को उस प्रोसीडिंग से बाहर निकाल देते हैं, रूम से ही बाहर। यहाँ लॉ के बड़े सख्त अल्फाज हैं, कहते हैं उसे उस रूम से ही बाहर निकाल दो, और अगर वो फिर भी बैठा रहता है तो उसकी तरफ देखो ही ना, और ऐसा सोचा जाएगा, ऐसा गिन लिया जाएगा, और उसकी अटेंडेंस जो है वो भी मिसमार्क कर देंगे कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर
इस डायरेक्टर को तो देखना ही नहीं, ठीक है। इतनी सख्त वर्डिंग है यहाँ पे कि डायरेक्टर इवन इफ अगर वो फिर भी कमरे से बाहर नहीं जाता, उसमें वोट देता है अपना, कोई प्रोसीडिंग में वोट देता है बैठ के, जाता ही नहीं कमरे से बाहर, तो उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी सख्त रेगुलेशंस हैं कि डायरेक्टर अगर कोई कंसर्न या इंटरेस्टेड है तो वो उसको कमरे से बाहर निकाल देते हैं, फिर वो बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठ सकेगा जब तक ये रेजोल्यूशन रिजॉल्व नहीं होगी, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले लेते, ठीक है। ये हमने इंशाल्लाह कल इसको पढ़ेंगे। तो ये आज आपने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो फिर बाकी बोर्ड के मेंबरान फैसला लेंगे, ठीक है। नजम भाई का ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा सर, आई एम टर्म में पढ़ते हैं मैनेजमेंट में दैट मैनेजर परफॉर्म फॉर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट डिस्कस हो रहा है उसका ज़ाती इंटरेस्ट है। आसिफ अली भाई, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी, कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं मैनेजर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए परफॉर्म, मैं समझा नहीं यार, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझा। काइंडली आप इसको ना ज़रा दोबारा से रिलेटिव करें, सॉरी दोबारा से इसको राइट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चला गया था। अच्छा, नजम साहब ने पूछा है जहाँ भी रिलेटिव की बात होगी तो यही नहीं, जहाँ भी नजम साहब रिलेटिव की बात होती है ना, तो लॉ में आप चाहे इनकम टैक्स पढ़ें, चाहे सेल टैक्स पढ़ें, चाहे आप कंपनीज एक्ट पढ़ें, जहाँ भी जिस भी प्रोविजन में बात होती है ना, अगर रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं की गई, जैसे कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशंस को अगर देखा जाए ना, तो वहाँ पे वर्ड रिलेटिव डिफाइन नहीं है। वहां पे रिलेटिव का वर्ड इसलिए डिफाइन नहीं किया गया कि लॉ ने सोच लिया कि अगर मैंने वहां पे रिलेटिव का वर्ड डिफाइन कर दिया ना, तो ये वर्ड फिक्स हो जाएंगे। इसलिए जहां जहां जरूरत होती है ना रिलेटिव के वर्ड की, वहां वहां रिलेटिव का वर्ड यूज करके ना उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि रिलेटिव का मतलब आपके मामू, आपके चचा नहीं, या आपका ब्रदर नहीं। रिलेटिव में हम ये लोग इस प्रोविजन के लिए सोच रहे हैं। बाज दफा ऐसा भी आपको मिलेगा रिलेटिव लिख के आपके जो दादा हैं, परदादा हैं, उनका नाम भी लिखा होगा, एक प्रोविजन पढ़ेंगे कि वो बोलेंगे कि फैमिली में कोई ना लिंक बनता हो, ना दादा वाली साइड पे ना नाना वाली साइड पे, तो वहां पे फिर रिलेटिव को अलहदा से एक्सप्लेन करेंगे कि रिलेटिव बच्चों मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है। जैसे यहाँ पे ये देखो रिलेटिव है ना, तो उसने पूछा कि रिलेटिव का मतलब यहाँ पे ये बनता है। इसी तरह नजम, जब आप सेक्शन नंबर 153 पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी है कि डायरेक्टर के रिलेटिव्स अगर उनके शेयर्स हैं किसी कंपनी में, सॉरी हमने एक और पढ़ा था ऑडिटर्स में, ऑडिटर्स में पढ़ा था रिलेटिव, तो वहां पे भी लॉ ने एक्सप्लेन किया था कि रिलेटिव से मेरी क्या मुराद है। तो रिलेटिव जब भी यूज होता है तो लॉ जो है उसके ऊपर एक्सप्लेन भी करता है कि हमने किनको सोच लिया रिलेटिव, और वो रिलेटिव जो सोचे जाते हैं वो उसी खास प्रोविजन के लिए होते हैं। सर आज के जी सुलेमान, आज के लिए बस इतना ही था। तो इंशाल्लाह होपफुली, मुझे उम्मीद है यार आप लोगों की जो कमांड है लॉ के ऊपर, अगर आप डे टू डे लेक्चर्स को सुनते हैं तो आपकी लॉ के ऊपर कमांड हो रही है। तो कुछ सेक्शंस में आपको असाइन कर देता हूँ, जैसे आज मैंने 3-4 सेक्शन असाइन कर दिए कि ये आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो जो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। तो आज के लिए सुलेमान इतना ही था। आगे किसी का क्वेश्चन? नजम भाई का क्वेश्चन था, होपफुली क्लियर हो गया हो। अच्छा, डायरेक्टर से रिलेटेड रूल्स, रूल्स से मतलब है, मेरे ख्याल से जहरा कह रही हैं कि रूल्स जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, द लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो डायरेक्टर से रिलेटेड है और वो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड है, मैंने इसकी बात की थी। तो उसमें सारी रेगुलेशंस जो हैं वो बताई हैं। सर जो सेक्शन असाइन किए हैं वो रिपीट कर दें। जो जो सेक्शन मैंने कहा ना कि ये हमने पहले पढ़ लिए हैं, वही सेक्शन आपको मैंने कहा कि बस इसको खुद ही एक बार पढ़ लें, ठीक है। मैंने कोई ऐसा सेक्शन जो है ऐसा खुद से नहीं कहा कि सेक्शन नंबर इतना इतना पढ़ लेना। ये आपने बच्चों सेक्शन 198, 197,
और उसके बाद ये जो है सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर ये वाला रिकॉर्ड्स वाला, ये मैंने कहा 178। उसके बाद 179, ये पहले पढ़ा चुका हूँ मीटिंग में, ठीक है, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपने वहाँ कवर किए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद किसका क्वेश्चन है? आज की क्लास के नोट्स अभी मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे पास 5 मिनट है और आई थिंक सो मुझे चाहिए कि मैं आज की डिस्कशन यहीं पे कंक्लूड करूं, और कल अगेन मैं ये जो सेक्शन था डायरेक्टर के इंटरेस्ट का, यहाँ से स्टार्ट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है नजम भाई, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब भी कोई डिसीजन लेना है तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को बोर्ड से बाहर एक्सक्लूड कर देना है। तो ये कल करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। किसी का कोई आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ओके, होपफुली सबको क्लियर है, तो ये मैं स्लाइड आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।